एक नेता जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन जिसकी नजर शायद किसी और ऊंचाई पर है। सत्ता का दस्तूर बड़ा निराला है यहाँ, जो जीता वो राजा, जो हारा वो अनजाना हो। कोई झुका, कोई बिखरा, कोई मिट गया यहाँ, और जिसने ये बाजी खेली वो हर दौर में जमा हुआ। नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत, देश की आवाज, जनता का सवाल। आज की इस विशेष रिपोर्ट में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप चंद मिनट हमारे साथ जरूर रुकें। पीएम या राष्ट्रपति मोदी का अगला बड़ा प्लान क्या है? जरा सोचिए, क्या किसी मंत्री में इतनी हिम्मत है कि वो अपने बंगले पर विपक्ष की किसी पार्टी को तोड़ने का दुस्साहस करे? क्या किसी मुख्यमंत्री की ताकत है कि वो अपने ड्राइंग रूम में विपक्ष के किसी सांसद से इस्तीफा दिलवा सके? अगर नहीं तो फिर ये सब होता कैसे है, और अगर होता है तो आदेश किसका है? दोस्तों, यही वो सवाल है जो आज की इस रिपोर्ट की जान है, और आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। बात करते हैं 2014 से अब तक के एक पैटर्न पर, और वो पैटर्न जो भी क्षेत्रीय दल रास्ते में आया, या तो झुक गया, या टूट गया, या फिर निगल लिया गया। बिहार से एक बड़ा दल झुका, बंगाल और महाराष्ट्र के कई दल टूटे, और महाराष्ट्र के 2 बड़े राजनीतिक घरानों के धड़े हड़प लिए गए। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सुनियोजित रोड मैप था, और राजनीतिक के विशेषज्ञ इसे ऑपरेशन लोटस कहते हैं। और इस ऑपरेशन में प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और चुनाव आयोग तक ये सभी संस्थाएं धीरे धीरे एक रणनीति का हिस्सा बनती चली गयी। और यहाँ तक कि कुछ जानकारों ने तो यहाँ तक कह दिया, अब ये संस्थाएं रही ही नहीं, ये सत्ताधारी दल की शाखाएं बन चुकी हैं। और जब संस्थाएं हथियार बन जाएं, तो रास्ते में वही कौन टिक सकता है? और इन सब के बीच एक सवाल जो हर गली, हर चौराहे पर गूंज रहा है, आखिर ये सब किसके लिए हो रहा है? क्या ये देश के लिए है? क्या ये लोकतंत्र के लिए है? या फिर ये सब सिर्फ एक नेता, एक पार्टी और एक सत्ता के लिए है? यह सवाल आम आदमी का है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढना आपकी और मेरी, हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी के वो कौन से 3 मकसद हैं जो एक निशाने पर साधा जा रहा है। तो पहला मकसद, विपक्ष की एकता को खंडित करना, क्षेत्रीय दलों का मत समूह छीनकर अपनी पार्टी का विस्तार करना, उनके वोट बैंक को अपने पाले में खींचना, यह है इनका पहला मकसद। और दूसरा मकसद, संसद में परिसीमन विधेयक पास कराना, किसी भी शर्त पर, साम दाम दंड भेद कुछ भी युद्ध करो, कुछ भी हो, लेकिन परिसीमन विधेयक पास हो। और उत्तर भारत की सीटें बढ़ाना, लोकसभा में 362 और राज्यसभा में 164 सीटें, यही संख्या बल चाहिए ताकि 2029 का चुनावी खेल पहले से तय हो जाए, वो भी निर्विघ्न। तीसरा मकसद है दीर्घकालीन शासन, सत्ता का केंद्रीकरण, सब कुछ एक ही मुट्ठी में रखने की चाह। और दोस्तों, ये तीसरा मकसद ही सबसे खतरनाक मकसद है, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। विपक्षी दल और राजनीतिक विश्लेषक एक बड़ी आशंका जता रहे हैं, 2/3 बहुमत मिल जाए, परिसीमन हो जाए, तो फिर संविधान संशोधन करके संसदीय प्रणाली को बदला जा सकता है, और उसकी जगह आ सकती है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, जहां दशकों पुराने प्रधानमंत्री मॉडल की जगह एक कार्यकारी राष्ट्रपति हो, जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता हो, और जो अमेरिकी ढांचे जैसा दिखे। लेकिन कुछ जानकार इसे रूसी मॉडल के ज्यादा करीब मानते हैं। अगस्त 2014 प्रवर्तन निदेशालय का पहला बड़ा राजनीतिक उपयोग एक पुराने मीडिया संस्थान से जुड़े मामले में देश के सबसे बड़े विपक्षी परिवार को घेरा गया, और वहां से शुरू हुआ एक ना रुकने वाला सिलसिला। मध्य प्रदेश में एक निर्वाचित सरकार गिर गई, दक्षिण भारत के एक राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को जेल पहुंचा दिया गया, महाराष्ट्र में 2 ऐतिहासिक दल टूट गए,
बिहार का एक बड़ा नेता जाल में फंसा दिया गया। पूर्वी भारत का एक मजबूत क्षेत्रीय नेता राजनीतिक रूप से समाप्त हो गया और अब यह सिलसिला बंगाल तक पहुंच चुका है। यह पैटर्न सिर्फ राजनीतिक दलों तक नहीं रुका। मीडिया हो, शैक्षणिक संस्थान हो, नागरिक समाज हो या कारोबारी जगत, हर क्षेत्र में यह रणनीति दिख रही है। कुछ मीडिया घराने खुद झुक गए, जो नहीं झुके उनका हाल सबके सामने है। एक बड़े समाचार चैनल के संस्थापक आज हंसिए पर हैं। कारोबारी जगत में जहां जहां सत्ता के करीबी व्यवसायियों को प्रतिस्पर्धा थी, वहां वहां जांच एजेंसियां पहले पहुंची, रास्ते बाद में खुले। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीति है या ये एक बड़े बदलाव की तैयारी है। दूसरा पक्ष भी सुनते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष और उनके समर्थकों का तर्क है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, कि परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है, न कि राजनीतिक हथियार, कि विपक्षी दलों का टूटना उनकी अपनी आंतरिक कमजोरी है। और ये भी सच है कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग पहली बार नहीं हुआ, ये परंपरा दशकों पुरानी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार का पैमाना, इस बार की गति और इस बार के परिणाम पहले से अलग है? यह तय करने का अधिकार आप पर है, जनता पर है। इंदिरा गांधी से लेकर नरसिंह राव तक भारत के लगभग हर बड़े नेता ने विरोधियों को किनारे करने की कोशिश की। ये भारतीय राजनीति की पुरानी परंपरा है। लेकिन जो चीज इस दौर को अलग बनाती है वो है इस बार विरोधियों की महज पराजय पर्याप्त नहीं मानी जाती, उनका राजनीतिक अस्तित्व ही मिटाना यही एकमात्र लक्ष्य दिखता है। चाहे पुराने साथी नेता हो, टूटे हुए सहयोगी हो या कट्टर विरोधी, सब इसी मनोवैज्ञानिक रणनीति के दायरे में दिखते हैं। कुछ राजनीतिक और मनोविज्ञान विशेषज्ञ इसे अत्यधिक आत्म केंद्रता से जोड़ते हैं। एक ऐसी सोच जहां राष्ट्र पहले का नारा है, लेकिन व्यवहार में प्राथमिकता क्या है, ये सवाल बना हुआ है। और यही सवाल आज की रिपोर्ट का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अंत में सवाल यही है, अगर 2/3 बहुमत मिल जाए, परिसीमन हो जाए, 2029 के बाद एक दल व्यवस्था की नींव रख दी जाए, तो क्या ये उस भारत का सपना पूरा होगा जो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, या फिर यह किसी और ही मॉडल की तरफ कदम होगा जहां सत्ता का केंद्र एक हो, फैसले एक हाथ से हो और विपक्ष सिर्फ नाम का हो? ये सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं है, ये सवाल लोकतंत्र के भविष्य का है। ये सवाल आपका और मेरा है, और ये सवाल आपके और मेरे आने वाली पीढ़ियों का है। सवाल सिर्फ रणनीति का नहीं, और ये सवाल उस व्यवस्था का भी है जिसे हम देखकर भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब जनता चुप रहती है तो इतिहास उसे माफ नहीं करता।